सो नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड आप देखिए यहाँ पर 46 रुपए 40 पैसे का प्राइस है और अभी यहाँ पर आपके सामने Q2 के नंबर्स आए थे इस स्टॉक के या कहें इस बैंक के। और काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। इवन अगर आप देखें अगर आप तो PSU बैंक्स के अंदर ये बहुत ही डिफरेंट बैंक है। कैसे है? क्योंकि अगर आप देखें इसके फंडामेंटल तो बाकी बैंक्स एक तरफ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक तरफ, और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे सस्ता और महंगे का तो ये बाकियों की कंपैरिजन काफ़ी सस्ता स्टॉक है। और यहाँ पर क्या इसके अंदर और तेजी बनने की संभावना है या फिर कैसा है एक लॉन्ग टर्म का नजरिया जो कि यहाँ पर हमें देखना चाहिए। तो अभी अगर आप 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है आपके सामने और बात करें इसके ऑल टाइम हाई की, तो ऑल टाइम हाई जो है वो इस स्टॉक का है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 99, 98, 100 रुपए के आसपास यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप इसको देखकर ये मत सोचिएगा कि मैं वहां तक अभी यहाँ पर जो है ना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाऊंगा, ऐसा मत सोचिएगा। ये जो ऑल टाइम हाई ये जो लगे हुए हैं, ये आप ये बात समझिए कि पैसे जो इन्फ्यूज करे गए थे बैंक्स के अंदर, PSU बैंक्स के अंदर, जब न्यूज़ आई थी ऑलमोस्ट यहाँ पर 2018-2019 की बात है, जब आपको ध्यान हो कि एक एक बैंक के अंदर मतलब SBI 50% शेयर प्राइस इंक्रीज हो गया, हर PSU बैंक के अंदर 50-50, 100% का रिटर्न यहाँ पर जो है ना बनता हुआ दिखा था 1 से 2 दिन के अंदर। तो वो तेजी की मैं बात करूँ और बहुत सारे लोगों को याद होगा, तो कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया था और उसकी वजह से तेजी यहाँ पर आई थी, राइट। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो इंक्रीज हो गए थे, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो गई थी। सो दैट उससे पहले की ये बात है, ठीक है, तब यहाँ पर इतने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं हुए थे, जबकि यहाँ पर जो है अभी का हाल थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर ऑफ शेयर्स का इंक्रीज होना थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे कि शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया तो वो थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर जो है वो बाकी शेयर्स में बढ़ जाता है। ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन खैर इस पर हम नहीं आते, हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स पर। फिलहाल यहाँ पर जो है आपका ऑल टाइम हाई जो 100 रुपए का लगा हुआ है, अभी स्टॉक काम कर रहा है 46 रुपए और अभी जो एक इंपॉर्टेंट लेवल आना है वो है 55 रुपए का। 55 रुपए एक हर्डल की तरह आप देखिएगा। और अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप 32,772 करोड़ का पहुंच चुका है और एक मिड कैप बैंक बन चुकी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक्चुअल में यहाँ पर एक स्टार्टिंग लार्ज कैप बैंक है ये। एक्चुअल में आप देखेंगे तो 5,000 से 20,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो मिड कैप के अंदर आता है। 20,000 करोड़ से ऊपर वाला लार्ज कैप में स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये स्टार्टिंग लार्ज कैप बैंक बन चुकी है। 20,000 करोड़ से एबव इसका मार्केट कैप है। लेकिन बाकी PSU बैंक्स जो है ना, जो आपको दिख रहे होंगे कभी 20 रुपए 30 रुपए पर हुआ करते थे, उनके मार्केट कैप आप देखेंगे तो किसी किसी का तो 80,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच गया। कैन यू इमेजिन दिस? तो ये इस तरीके से उबाल आया है, सभी स्टॉक चले हैं और ये रन अप हुआ है। लेकिन एक्चुअल में अंदर कौन सा कितना अच्छा है ये तो किसी ने देखा ही नहीं है। सिर्फ तेजी पर बिलीव कर रहे हैं। PSU में तेजी हो रही तो PSU में तेजी, पैसा लगाने लगे, पैसा बन भी रहा है तो पैसा तो बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक थीम सी चल रही है। लेकिन जब एक थीम जब चल रही है ना तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी। वहां पर लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि मुझे अब बुक करना चाहिए या फिर मुझे होल्ड करना चाहिए। ऐसे में रिव्यू तो करना बनता ही है ना। तो वही यहाँ पर आप देखिए तो कोई बहुत बड़ी बैंक नहीं बन गई है फिलहाल। जिस तरीके से इनका एक तरीके से NPA जो है या कहें इनकी जो असेट है उस हिसाब से इनका मार्केट कैप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और अभी अगर आप देखेंगे तो यूको बैंक का मार्केट कैप देखिए 49,174 करोड़। आप देखेंगे सेंट्रल बैंक 42,362.98 करोड़ का है, यहाँ पर मार्केट कैप अचीव कर लिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 33,671.93 करोड़ का यहाँ पर जो है मार्केट कैप है। तो अभी भी अगर आप देखें, और ये सिर्फ मैंने 2 नाम लिए, अभी तो और भी नाम है, जैसे कि आप इंडियन ओवरसीज बैंक देख लीजिए, उसका मार्केट कैप देखेंगे तो वो तो अलग ही कुछ नज़ारा है वहाँ पर। तो ये सब आपको देखना चाहिए। तो इन सब के कंपैरिजन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मार्केट कैप बिल्कुल सटीक सही जगह पर। इवन सबसे बढ़िया पता है क्या बात लगती है? P रेशियो 9.84 का P रेशियो है इस स्टॉक का। और आप देखेंगे यूको बैंक का 25.43। ये तो अभी प्राइस ठंडा हुआ है तब जाकर आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेंट्रल बैंक 22, 33, 35 तक के P रेशियोज आपने देखे हैं इन सभी स्टॉक्स के अंदर।
बाकी अगर आप देखेंगे ना और बैंक्स जो कि 50 रुपए से बिलो थे, उनके पी रेशियोज आप देख लीजिए। मैं सबका नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ 2-3 स्टॉक ही कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, उनके कंपैरिजन यहाँ पर रख रहा हूँ। तो आप देखिए फिर भी इनके कंपैरिजन आप फिर भी कंफर्टेबल जोन में हैं। ये ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं कि ज्यादा हाई वैल्यू पर पहुंच चुके हैं ये स्टॉक्स, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक जो है वो काफी सही जगह पर, वैल्यूएशन महंगी है, स्टिल महंगी है, लेकिन इन सब के कंपैरिजन काफी काफी अच्छी जगह पर है, काफी यहाँ पर कंफर्टेबल जोन है। और इंटरेस्ट की बात करें, कितना इंटरेस्ट अर्न करते हैं ये 2023 मार्च के हिसाब से सबकी सभी नंबर, और आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक 25,657 करोड़ का यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट अर्न करती है। यूको बैंक 17,650 करोड़ का, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर 15,898, ऑलमोस्ट यहाँ पर 15,900 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है ना आपका इंटरेस्ट अर्न करती है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है यूको बैंक और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। हालांकि सेंट्रल बैंक थोड़ा सा ज्यादा कमाती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए तो ये आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी है। सबसे ज्यादा बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर जो है प्रॉफिट कमा रहा है, 1862 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है यूको बैंक का, सेंट्रल बैंक 1609 करोड़, और वहीं आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2602 करोड़ का। सो दैट अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट अर्न करना ही सब कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट में आना भी, और प्रॉफिट से आपका अर्निंग पर शेयर जो है ना वो इंपैक्ट करता है प्रॉफिट से। इंटरेस्ट अर्न तो आपने किया, लेकिन प्रॉफिट असली रोल निभाता है। तो प्रॉफिट में यहाँ पर जो है ना, इसीलिए कंफर्टेबल जोन में भी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और नेट एनपीए देखिए, जो कि किसी भी बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे अजीब बात यह है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सबसे लोएस्ट नेट एनपीए। यही अजीब क्या कहें, मतलब शॉकिंग है, शॉकिंग है ये काफी ज्यादा। आप नेट एनपीए देख लीजिए 2023 मार्च के हिसाब से, ये 1.29% यूको बैंक, सेंट्रल बैंक 1.77, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.25% का नेट एनपीए है। ये सबसे बड़ी बात है पूरे एंटायर पीएसयू में। अगर आप देखोगे सबसे, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लोएस्ट है, ये सबसे लोएस्ट है। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेरे ख्याल से इतने नेट एनपीए नहीं है जितने कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे लोएस्ट नेट एनपीए है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी आप इन बातों से तो आप समझ गए होंगे कि ये बाकियों के कंपैरिजन काफी अच्छा है। जो इसके कंपैरिजन पहले से थे ना, जैसे यूको बैंक, आईओबी और बाकी सेंट्रल बैंक और बाकी वगैरह वगैरह, उनके कंपैरिजन काफी ठीक बैंक दिखता है। वैल्यूएशन पी रेशियो के हिसाब से बिल्कुल सही दिखती है, उनके कंपैरिजन तो काफ़ी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट है, लेकिन उनके कंपैरिजन ये काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल जोन में है, कंफर्ट है यहाँ पर रहने में, मतलब ये समझ में आता है। ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप बात करें तो मैंने आपको एक बहुत पहले मैंने आपसे कहा था, काफ़ी टाइम हो गया, कुछ हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर, जो कि मैंने रिव्यू किया था कि पीएसयू बैंक्स में आपको ये देखना चाहिए। तब मैंने आपसे कहा था कि ये पीएसयूज में आपको ये देखना चाहिए कि पी रेशियो इतने इंक्रीज है, और देखिए वहाँ से एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। हर चीज़ ना जो चल रही है वो एक थीम बेस्ड चल रही थी, उसमें अपना जो है ना वो मुनाफा देखना चाहिए, सिंपल है। और फंडामेंटल जानने चाहिए, फंडामेंटल बहुत महंगे हो गए, अपना मुनाफा जो है वसूलते करना चाहिए, सिंपल है। ऐसी तेजी में काफ़ी सारे स्टॉक जो अच्छे होते हैं उनको रखना चाहिए, सिंपल है। तो अभी यहाँ पर जो है क्या करना है, तो चार्ट पर अगर आप ये देख रहे हैं, जो ये ब्लू लाइन है ये कहते हैं इसे ट्रेंड लाइन। आप देखिए जुलाई से लेकर अब तक ये बिल्कुल इससे ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है, सपोर्ट यहीं पर ले रहा है और ऐसे ही चलता चला जा रहा है, यानी कि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। फिलहाल जो है आप बहुत ही अहम स्तरों पर हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल जो दिख रहा है वो इस वक्त है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक कंसोलिडेट जोन चल रहा है, वो यहाँ पर है 44 रुपये, 44 रुपये। आप चाहें तो 43 से 44 का एक जो रेंज है वो एक इंपॉर्टेंट रेंज कहीं ना कहीं इसके अंदर रहेगी, और 43 से 44 से 43 के जो रेंज है 1 रुपए की, ये टूटना नहीं चाहिए इस स्टॉक के अंदर, ये टूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ट्रेंड लाइन टूट गया। अगर ये स्टॉक के नीचे, ये इंपॉर्टेंट रेंज के नीचे अगर चलने लगा तो समझिए ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है, इंपॉर्टेंट लेवल टूट गए, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी। ऐसे में आपको 40 तक की लेवल यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, वो देखेंगे या नहीं देखेंगे, या बीच में सपोर्ट लेकर घूमेगा, वो बात की बात है। फिलहाल जो है ऐसा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो 52 रुपये का हाई है, 52 रुपये और 55 रुपये, ये आप ये मान के चलिए कि इन लेवल्स को क्रॉस होना ज़रूरी है, और ये लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ से ना आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 20% का और इंक्रीज यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल ये लगते हैं
कोई अगर देख रहा है तो आप इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। अपने को आपको कहाँ स्टॉप लॉसेस मैनेज करने हैं वो भी आप देखिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं इसे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहना चाहिए। अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। 44 मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर ध्यान रखिए। अभी स्टॉक जो है 46.65 पर है। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, अभी ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलेगा। 52 रुपये ब्रीच हो, 55 रुपये का देखिए, 55 रुपये ब्रीच हो तो अच्छे खासे लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।